बार फिर आपका स्वागत कहानी गुरसिक्की में। हम बात लगातार नेपाल की कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ स्टूडियो में, और हमारे दो रिपोर्टर्स हमारे साथी अभय पराशर और नीतीश चंद्रा, वो आपको इस वक्त काठमांडू की एक एक डेवलपमेंट बता रहे हैं। नेपाल में यह आंदोलन इस वक्त चल रहा है जिसमें हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस के साथ इनका आमना सामना हुआ, गोलियां चल रही हैं इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर। तस्वीरों में आप देखिए आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स और असली गोलियां भी चलाई गई हैं। हालात यहां तक पहुंच गए कि ये प्रदर्शनकारी नौजवान संसद परिसर के अंदर भी दाखिल हो गए। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए अंदर चले गए। पूरे काठमांडू में इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ, उसके बावजूद हजारों की तादाद में ये लोग सड़कों पर हैं। इनकी मांगे भ्रष्टाचार हटाना, बेरोजगारी खत्म करना, और जो ताजा विवाद था, नेपाल की सरकार ने तुरंत प्रभाव से 26 सोशल मीडिया ऐप, जिसमें यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक सब कुछ शामिल है, सब बैन कर दिए। और उसके बाद इन नौजवानों का गुस्सा फूट पड़ा, और हमें बताया जा रहा है कि ये कोई संगठित ये मॉब नहीं है। आंदोलनकारी जो हैं ये स्वतः स्फूर्त लोग अपने बाहर निकले हैं। जेन जी इनको नाम दिया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को, कि बिल्कुल नौजवान लोग हैं बिल्कुल, और ये सरकार के खिलाफ गुस्सा निकालने के लिए सड़कों पर आए हुए हैं। और सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन फिलहाल नहीं आ रहा है। कैबिनेट मीटिंग बताया जा रहा है वहाँ होने वाली है जल्द, और उसमें कुछ फैसला किया जाएगा इन छात्रों की मांगों को लेकर के। कुछ अपडेट समीर जी आप मुझे दे रहे थे इस वक्त। हाँ बिल्कुल, कि काठमांडू के जो मेयर है बालेंद्र शाह, उन्होंने छात्र आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, मैं इसमें सीधे शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मेरा पूरा समर्थन है। काठमांडू का मेयर प्रदर्शनकारियों के साथ आ गया। बिल्कुल, काठमांडू के मेयर ने इन्हें समर्थन दे दिया है, और कई और राजनीतिक दल है जो सरकार में शामिल है, उन लोगों ने भी छात्र आंदोलन को समर्थन दे दिया है। तो अब कैबिनेट की बैठक आने वाली है, तो क्या देखते हैं कैबिनेट की बैठक में ओली साहब क्या फैसले रहते हैं। क्या छात्रों की जो मांगे वो सारी मांगे मान ली जाती है, या कोई और वो कठोर प्रतिबंध लगाते हैं, या इसे दमन चक्र शुरू करते हैं छात्रों के ऊपर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत मुश्किल स्थिति है, और मुझे लग रहा है कि सरकार के लिए लगभग उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि बहुत ओली के पास बहुत समर्थन भी नहीं है, वो गठबंधन की सरकार में है, उनके पास कोई प्रचंड बहुमत नहीं है। अब विपक्षी दलों का भी समर्थन इस छात्र आंदोलन को मिल रहा है, प्रचंड बहुमत नहीं है। बिल्कुल, तो बहुत समर्थन भी नहीं है उनके पास, तो मुश्किल होगा अब ओली का बने रहना। अब देखते हैं छात्र क्या करते हैं, क्या संगठित आंदोलन कंटिन्यू होता है, या सरकार को समझाती तो मान जाते हैं। फिलहाल सेना भी सड़कों पर आ गई है। अच्छा, तो सेना भी सड़क पर है। सेना को भी उतारा गया है कई जगहों पर, क्योंकि एक बार सर अपने रिपोर्टर्स के पास हम चले, क्योंकि वो भी लोग भी लगातार हमारे साथी नेपाल में लोगों से बात कर रहे हैं, अपने सूत्रों से बात कर रहे हैं। नीतीश, अभी इस वक्त क्या खबरें आपको मिली वहां से? देखिए, अभी ये जानकारी आई है कि एक आपात बैठक बुलाई गई है, और उस बैठक में इस पर तय किया जाएगा कि इस प्रदर्शन से कैसे निपटा जाए। दूसरी तरफ जो सेना है वो भी सड़कों पर है, और जो सड़क पर प्रदर्शनकारी हैं उनकी संख्या बिल्कुल वैसी ही है, कोई भी सड़क से हटने को तैयार नहीं है। और काठमांडू की जो सीमा है उसको अब सील किया जा रहा है, क्योंकि ये भी अंदेशा है कि जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से युवाओं की फ़ौज जो है वो कहीं शहर की तरफ ना बढ़े। और अलग अलग ज़िलों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि युवा जो है सड़कों पर आ रहे हैं। तो एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी है जिसका कोई नेतृत्व भले नहीं है, जिसके सामने मुद्दा जो है वो सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर बैन से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रदर्शन इतना बड़ा है, आंदोलन इतना बड़ा है कि नेपाल पुलिस के लिए इसे संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई स्पष्ट बातें नहीं कही जा रही है। सिर्फ इतनी जानकारी जो पहले आ रही थी उसमें यही कहा गया था कि सोशल मीडिया से जुड़ी जो कंपनियां हैं, जिन लोगों ने उनके नियमों का, उनके कानून का पालन किया है, उन पर बैन नहीं रहेगा। 5 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, जिन्होंने अपना दफ्तर खोला है, जिन्होंने एक कंप्लायंस के लिए गाइडलाइन अपना एक्सेप्ट किया है, तो ऐसे सारे लोगों को बैन से मुक्त रखा गया है। लेकिन जिन लोगों ने ये शर्तें नहीं मानी है, नेपाल के कानून को नहीं माना है, उनको प्रतिबंधित करने की बात नीतीश, एक मिनट देखिए, कुछ और तस्वीरें आपको काठमांडू से इस वक्त दिख रही हैं। काठमांडू की सड़कों पर ये टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं भीड़ के ऊपर। लोग वही शेल उठा के वापस पुलिस पर फेंक दे रहे हैं। काठमांडू की सड़कों पर इस वक्त पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत होती हुई दिख रही है। शेल्स, वाटर, टीयर गैस के छोड़े जा रहे हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं। वहाँ जो पत्रकार जिनसे हमारी बात हुई वो तो कह रहे हैं कि गोली भी चलाई है पुलिस ने। अब सवाल ये है ना, वहाँ
ये लोग चाहते क्या हैं ये साफ नहीं हो रहा। अगर सवाल केवल सोशल मीडिया पर बैन का है, अगर सरकार इनकी बात मान लेती है तो क्या ये लोग वापस घर चले जाएंगे, या ये उससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं समय सत्ता परिवर्तन कराना या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ये मॉब अभी ये आंदोलनकारी चाहते क्या हैं। दरअसल स्पॉन्टेनियस मॉब है ये, मतलब भीड़ है और यूथ है, कोई इनका संगठन ऐसा जो आगे जो लीड कर रहा हो। जैसे बांग्लादेश में वो छात्र संगठन था जो नेतृत्व कर रहा था, पीछे उसके दूसरी फोर्सेस भी थी। इनके पीछे फोर्सेस कौन है ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी कोई ऐसा संगठन भी सामने नहीं आया है जो पूरा इसको कंट्रोल कर रहा हो और जिससे सरकार बात भी करना चाहे तो किससे बात करे। अगर सरकार चाहे कि भाई बात करनी तो किससे बात करे। ये वैसे ही जैसे तहरीर चौक वाला मिस्र में हुआ था, याद होगा आपको, जब हुसैन मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। तो कहीं हो सकता है कि ये जिद पर अड़ जाएँ कि भाई सरकार जाए, ओली साहब इस्तीफा दें। तो अगर इस पर अड़ गए तो फिर बड़ा संकट हो जाएगा। अभी तो क्योंकि कौन इनकी तरफ से बात कौन करेगा, अभी तो सारे ये युवा आगे इकट्ठा हो गए हैं, बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद पे उन्होंने बिल्कुल गेट पे चढ़े हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी भीड़ को कोई सेना या कोई पुलिस जो है खाली बल प्रयोग से रोक सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आज का जो प्रदर्शन है ये सरकार को बता के किया जा रहा है। इसके लिए दिन और वक्त बताया गया था कि इस युवा प्रदर्शन करेंगे। अभी तो सरकार ने कर्फ्यू लगाया था जी, जो कर्फ्यू लगाया गया इसलिए लगाया गया, तो उनको था कर्फ्यू लग जाएगा तो लोग नहीं निकलेंगे। लेकिन नेपाल में चूंकि पिछले 30-40 साल से एक लंबा इतिहास रहा है इस तरह के आंदोलनों का जी। नेपाली कांग्रेस के ज़माने से आप देख लीजिए, और फिर माओवादियों के समय इस तरह वहाँ लोग निकलते रहे सड़कों पर। एक बार अभय पराशर के पास चलेंगे। अभय, क्या अपडेट आपको मिल रहा है काठमांडू से, और ये आंदोलनकारी चाहते क्या हैं? देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। एक तो जितने यूथ्स हैं वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो सरकार ने बैन लगाया है, एक मिनट रुकिएगा, कुछ और तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए बैरिकेड लगाया हुआ है पुलिस ने, और सामने आप देखिए कितनी भीड़ है प्रदर्शनकारियों की। जरा तस्वीर की आवाज सुनाइए, जरा तस्वीर। ऐसी भीड़ को काबू करना, कितना बल प्रयोग करें, कभी हालात बहुत बिगड़ते हैं तो सख्ती पुलिस को करनी पड़ती है, गोली भी चलानी पड़ती है, तो उससे हालात कई बार ठंडे होने की बजाय और गर्म होते हैं और उग्र हो जाते हैं। अब देखिए ये आंदोलन क्या तस्वीर लेता है। फिलहाल अभी तो आप देख रहे हैं जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यही हालात है काठमांडू के। सरकार कुछ बोल नहीं रही है, इनका कोई स्पष्ट नेता नहीं है, कोई ऐसी स्पष्ट मांग सामने नहीं है, और पुलिस से इनका सीधा आमना सामना, सीधा टकराव हो रहा है। ये देखिए बैरिकेड कभी भी तोड़ दें ये युवाओं की ये भीड़, ऐसे हालात वहां बने हुए हैं। ऐसा बैरिकेड तोड़ देना इनकी इतनी भीड़ के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। बहुत बड़ा काम नहीं। देखिए ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, आपने कहा जेन जी का उसको नाम दिया गया जेन जी। हाँ, तो जेन जी का क्या मतलब है? जेन जी का मतलब है कि 1997 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं 2010 तक 2012 तक की जो जनरेशन है उसे दुनिया में आजकल जेन जी कहा जाता है। तो वो जनरेशन कौन सी है जिसकी सबसे बड़ी परेशानी बेरोज़गारी है, रोज़गार को लेकर है, एजुकेशन को लेकर है, वो सारा है। ये आंदोलन को मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ सोशल मीडिया एक ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन वो जो असंतोष है, वो जो नाराज़गी है, वो रोज़गार को लेकर, बेरोज़गारी को, जो बड़ी बेरोज़गारी है वो है। और इसको गोली चला के तो नहीं किया जा सकता, कुछ वाटर कैनन से और उससे टीयर गैस से थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है। गोली चलाने की हिम्मत बैनर पे लिखा हुआ है मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन। हाँ, तो वो करप्शन भी एक बड़ा बात होती है। करप्शन एक ऐसा इशू होता है जिस पर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है, और इसको आसानी से नहीं किया जा सकता। सरकार की अभी जब कैबिनेट की बैठक होगी तो वो डिसाइड करेगी कि कैसे इसको डील किया जाना है, नहीं किया जाना है। लेकिन इसको मैं फिर से कह रहा हूँ कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बड़ा आंदोलन बनेगा। और स्टूडेंट्स मूवमेंट में क्या होता है कि शुरुआत में आपको लगता है कि कोई लीडर नहीं है,
लेकिन जब वो आंदोलन बढ़ता जाता है तो आपको समझ में आती है, उसकी लेयर्स खुलती हैं कि कौन लोग उसको सपोर्ट कर रहा है, कौन लोग एक्चुअली आपसे मैं व्यूअर्स के लिए वही समझना चाह रहा हूँ, ऐसे आंदोलनों का जो अंत होता है वो यूजुअली कैसे होता है, क्या क्या परिणति होती है ऐसे यदि ये movements की? बहुत बढ़ जाए तो सत्ता परिवर्तन तक पहुंच सकता है, इससे आप उसको इनकार नहीं कर सकते। ठीक है। और ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आज ये खत्म हो जाएगा, आज प्रदर्शन कर दिया, ऐसा नहीं है। और जेन जी को सड़कों पर लाना बहुत आसान काम है। वो आपने वो देखा उनका बैनर पर कम्युनिकेट- उन्होंने हाँ। बारकोड भी लगा रखा था। बारकोड भी हाँ, तो वही कह रहा हूं ना, तो जुड़िए हमारे साथ। जुड़िए हमारे साथ। तो उनको सड़कों पर लाने के लिए बहुत बड़ी लीडरशिप की जरूरत। लीडर जब होते हैं तो उसको तो मैनेज करना पड़ता है भीड़ को लाने के लिए। जब बिना लीडर की जो कोई मूवमेंट, खासतौर से ये स्टूडेंट्स के और जेनजी के सोशल मीडिया का मूवमेंट है, तो सोशल मीडिया का मूवमेंट है, वो तुरंत आप कह रहे हैं ये सत्ता परिवर्तन तक भी बढ़ सकती है बढ़ बात। सकती है। त्रिपाठी जी, सरकार निश्चित- कैसे डील कर रही है? निश्चित तौर पर ये सत्ता परिवर्तन तक जाएगा ही। जेन जी तो इसलिए क्योंकि वो नौजवान इसमें शामिल है, इसलिए वो टर्न दिया गया, लेकिन मूल रूप से आंदोलन किस लिए है? करप्शन वहाँ चरम पर है और वहाँ एक टर्म दिया गया है जो मैं भी नेपाली टाइम्स पर भी पढ़ रहा हूँ, नेपो बेबी स्कैंडल इन्वॉल्विंग मिनिस्टर्स रिलेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरी की पूरी सरकार चल रही है वो वंशवाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी हुई है। 2023 में टिकटॉक पर बैन लगाया था, तब ये इसी तरह का आंदोलन हुआ था। एक ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये चाइनीज और यूएस राइवलरी जो सोशल मीडिया कंपनियों के जरिए, उसका भी एक प्रभाव है। और ओवरऑल अगर कहें तो जो ये सरकार चल रही है, जो ये गठजोड़ की सरकार है, ये सरकार विश्वास खो चुकी है। सिर्फ जुगाड़ू तरीके से, यानी आज एक फैसला ले लिया, कल दूसरा फैसला ले लिया। अनएम्प्लॉयमेंट पिछले कई वर्षों के हाईएस्ट पर है। अनएम्प्लॉयमेंट। ये बताइए, अभी जो वहाँ सरकार है ये चीनी प्रभाव की सरकार है? चीनी ये प्रभाव चीन की तरफ झुके हुए हैं। बिल्कुल चीनी प्रभाव की सरकार है। और ये कहा भी जाता है कि चीन जैसे डिक्टेट करता है। इसके पहले भी जब ओली साहब थे तब भी उनके ऊपर आरोप लगा था, और तब एम्बेसी में जो घटनाक्रम हुआ था तब तो यहाँ तक कहा गया था कई मिनिस्टर हैं जो बाकायदा, जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग लोगों पर आरोप लगता है कि वो किसी चाइनी प्रभाव में आ गए और उस तरह से उन्होंने नीतियाँ बदलनी शुरू कर दी थी। तो कई जगह, और एक ये भी बात कही थी कितने टीचर्स को मैंडरिन पढ़ाकर उनको सिखाया जाएगा। तो एक तरह से पूरा का पूरा जो, जिसको अगर कहें थोड़ा सा लगेगा कि ठीक नहीं है, लेकिन जो 2008 में कांग्रेस ने एक समझौता किया था, आपको याद होगा, जिसका कोई आज तक डिटेल नहीं है कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या किया। ऐसा ही समझौता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने, अभी नहीं पहले ही, वो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया था। तब भी यही कहा गया था कि क्या उसको अपना एक उपनिवेश बनाने की कोशिश चीन कर रहा है, और जो उसके सीमावर्ती इलाके हैं, सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट, सारी जितनी परियोजनाएं हैं, वो सब चीनी कंपनियां उसको एग्जीक्यूट कर रही। ये भी एक बड़ा मसला है वहां ये सारे मिले जुले मामले ये गुस्से में ऐसे फूटे जो आप सड़क पर देख रहे हैं। अभय पराशर आपको बता रहे थे काठमांडू की सड़कों पर क्या हो रहा है इस वक्त। जी अभय। देखिए, अभी एक मंत्री परिषद की बैठक वहां पर होने वाली है, जिसके बाद आज जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद सरकार का रुख क्या है, सरकार किस तरीके से आगे का कोई निर्णय लेती है, उसको लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जा सकती है। अभी हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। एक मौत की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है कि एक शख्स को गोली लगी जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। प्रदर्शनकारी, उसका क्या बैकग्राउंड है उसको चेक किया जा रहा है। साथ ही एक वहां के लोकल पत्रकार हैं, उनको कंधे में गोली लगी है, जो अभी घायल हैं लेकिन खतरे से बाहर हैं। तनावपूर्ण स्थिति है और दोनों ही चीजों को लेकर, क्योंकि वहां के जितने युवा हैं, जब हम पिछले प्रदर्शन में वहां पर गए थे तो सरकार के खिलाफ एक नाराजगी जो है वो दूर दराज के इलाकों में, गांव के इलाकों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। और नाराजगी इस बात को लेकर है कि लोगों को लगता है कि जो भी सरकार आती है वो पूरी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व होती है, और नेपाल के जो यंगस्टर्स हैं उनके रोजगार को लेकर किसी तरह की कोई जो एक सरकार की तरफ से कोई प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं है। तो सरकार से गुस्सा है। तो उसी के साथ अब जो सोशल मीडिया बैन किया है, क्योंकि जितने युवा हैं सोशल मीडिया पर वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, सोशल मीडिया बंद करना एक और ज्यादा गुस्सा जो है वो युवाओं के अंदर आया। साथ ही जो विपक्ष के जितनी पार्टीज थी उन्होंने करप्शन को एक मुद्दा बनाया और इन यंगस्टर्स के साथ जुड़े हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में सौरभ, अलग अलग जितने इलाके हैं नेपाल के, जो बड़े बड़े चौराहे हैं, पार्लियामेंट के आसपास के जितने इलाके हैं, वहां पर इस वक्त
आर्मी साथ ही नेपाल पुलिस लगी हुई है। कर्फ्यू इन पूरे इलाके में लगाया गया है, खदेड़ा गया है। बैरिगेटिंग पर चढ़कर वहां पर इस वक्त यंगस्टर्स बवाल कर रहे हैं। तो अभी आमने सामने की स्थिति है। एक बार मंत्री परिषद की बैठक होगी। 2-3 खबरें अभय आपने बताई। एक तो सेना बुलानी पड़ी है, काठमांडू की सड़कों पे सेना उतरी है इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए। सरकार की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और एक व्यक्ति की मौत नेपाल की सरकार जो स्वीकार कर रही है कि हो चुकी है। कुछ कह रहे हैं? इसमें एक जरूरी लाइन जोड़ना कि ये अभी ये सब क्यों हो रहा है। 4-5 सितंबर को 21 साल के एक लड़के ने एक फेसबुक पोस्ट की थी ओली जी के खिलाफ। इसके बाद ये जो द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट जिसको लागू कर दिया गया और जो सारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो हम लोग कह रहे हैं ट्रिगर पॉइंट कहां से हुआ, वहां से ये ट्रिगर पॉइंट हुआ है। यानी पहले से बहुत सी चीजें चली आ रही थी। प्रधानमंत्री की आलोचना में एक पोस्ट की, उसकी गिरफ्तारी और उसके बाद ये सरकार ने अपनी आलोचना दबाने के लिए ये ऐप बैन कर दिया, ऐसा इन लोगों का आरोप है। कोई और खबर समीर जी कुछ पता चल रहा हो आपको? नहीं, फिलहाल तो सेना के हवाले कर दिया गया। काठमांडू के प्रमुख जगहों पर सेना को हवाले कर दिया गया और अभी ओली साहब बैठक ले रहे हैं। उसके बाद वो फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। क्या सरकार प्रस्ताव भेजती है? भी कहा जा रहा है कि सरकार प्रस्ताव भेजेगी कि कुछ युवाओं से बात कर ली जाओ। सरकार ने जो फैसले लिए हैं, तो एक रिएक्शन काठमांडू से हमें मिल रहा है, समीर जी जरा सुना दें। भएको छ, आतंककारी आतंक मच्चाइरहेको छ। त्यसै गरेर नेपाली कांग्रेसले पछाडिबाट समर्थन दिएको छ। त्यसै गरेर नेकपा माओवादीले पनि यसलाई चाहिँ चुप्पा लाएर बसेको छ। हिजो उसले पनि टिकटक बन्द गरेको थियो र आज नेपाली भाषा में वो बोल रहे हैं तो बहुत साफ नहीं है। सर सवाल ये कि जैसे बात हो रही थी क्या ये सत्ता परिवर्तन की तरफ ये आंदोलन जो है वो जाएगा, लेकिन वहाँ कौन स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ की राजनीति के? देखिए, नेपाल के जितने स्थापित राजनीतिक दल हैं सब जनता का भरोसा खो चुके हैं। अच्छा, किसी की साख नहीं बची है। पहले नेपाली कांग्रेस ने भरोसा खोया तो कम्युनिस्ट पार्टी आई, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने भरोसा खोया, 2 कम्युनिस्ट पार्टियां बन गई, हिमालय बन गई, माले बन गई, फिर उसे माओवादी पार्टी निकली। सारी जो पार्टियां हैं और जो दूसरी जो राइट विंग पार्टियां हैं सब वहाँ डिस्क्रेडिट है लोगों के बीच में, क्योंकि करप्शन का इतना भ्रष्टाचार उच्च स्तर पे है। वही जिसको अभी हर्षवर्धन जी बता रहे थे, नेपो क्या बता रहे थे, तो वो इस वजह से लोगों में ये बड़ी निराशा है। और ये सब सत्ता में आ चुकी हैं और सब सत्ता में आ चुकी हैं, सत्ता के साथ साझेदारी रही है, साथ भी रह चुकी हैं, अलग अलग भी रह चुकी हैं, अभी भी साथ में हैं। कभी प्रचंड जी हो जाते हैं। अब देखिए जरा कुछ और पिक्चर्स देखिए। ये सेना सड़कों पर है काठमांडू में। ये संसद भवन के बाहर की तस्वीर है, नेपाल की संसद के बाहर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ी बाहर खड़ी है, पुलिस वाले, सेना के जवान सब वहां पर हैं और प्रदर्शनकारी हटने के लिए तैयार नहीं है। देखिए सामने से भीड़ निकल करके आती है, सुरक्षाकर्मी भागते हुए आ रहे हैं। देखिए पत्थर चल रहे हैं सुरक्षाकर्मियों के ऊपर, संसद के गेट पर। ये संसद का दरवाजा है, मुख्य द्वार है, जहां पर सेना और सुरक्षाकर्मी खड़े हैं और पुलिस इनके ऊपर पत्थर चला रही है। माफ कीजिएगा, प्रदर्शनकारी प्रदर्शनकारी छतों पर हैं, ऊपर भी छतों पर चढ़े हुए हैं। वो नेपाल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि संसद में ऐसा प्रदर्शन नेपाल में शायद इससे पहले ना हो। अब इसका अंजाम क्या होगा ये तो हमें कुछ घंटों बाद पता चलेगा, लेकिन आप खुद ही अंदाजा लगाइए किसी देश की संसद में के बाहर ये हो रहा हो। बख्तरबंद गाड़ियां आ गई भाई, देखिए ये तो सीधे सीधे सरकार के इकबाल पे सवाल खड़ा हो गया कि नेपाल की सरकार कुछ कंट्रोल में है भी या नहीं। मतलब बहुत बड़ी तादाद में फोर्स भी नहीं है, लोग ही, ये प्रदर्शनकारियों में से ही लोग कुछ अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनको उनके ऊपर पत्थर ना चलाए जाएं। देखिए ये एक अच्छी बात भी है कि जो लोग लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, भले ही कोई बहुत बड़ा चेहरा ना हो, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन कहीं बिगड़े नहीं, क्योंकि सबको पता है कि एक बार आंदोलन बिगड़ गया, एक बार कहीं गोली चल गई या कुछ ऐसी स्थिति आ गई तो फिर दमन भी और फिर आंदोलन टूट जाता है। फिर जो लोग खड़े हैं आपके साथ, और मुझे लगता है कि इन लोगों को जो आंदोलन के, जिसको हम बार बार कहते हैं कि थंब रूल्स होते हैं, कि आपको इसको लंबा खींचना है तो हिंसा की तरफ नहीं जाना चाहिए, कोई भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और देखिए इस पूरे प्रोटेस्ट में जितने लोग शामिल हैं वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो 3 पार्टियों का गठबंधन है जो चल रहा है। 17 वर्षों में 2008 के बाद से 17 वर्ष हो गए, 2025 हो गया। राजशाही खत्म होने से 17 वर्षों में 13 प्रधानमंत्री बदल गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रधानमंत्री औसत कितने वर्ष रह पाए? 17 वर्षों में 13 प्रधानमंत्री बदल गए। और राजशाही जाने के बाद से भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, जो मंत्री बनता है उसका खजाना भरता है, जनता के लिए कुछ नहीं होता है। भारत से जो रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, रिश्ते बिगाड़ दिए।
सीमा पर भारत और नेपाल की सीमा जो अनचेक्ड, जिसको बिल्कुल कहते हैं ना बहुत स्मूथ फ्लो हुआ करता था, वो खराब कर दिया, अविश्वास गहरा गया। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ी वजह है जो नेपाल के लोग इस आंदोलन के जरिए, और अब कहां जाएगा, लेकिन मुझे एक बात तो तय लगती है, प्रधानमंत्री ओली अब नहीं रहने वाले हैं। मुझे ये बहुत साफ साफ इस आंदोलन में दिख रहा है। देखिए शायद भीड़ के बीच में शायद कोई घायल हुआ, उसको लेकर के लोग अपने साथ गए। देखिए अभी मैं ये बात कर रहा हूँ, स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। वही और जन नेपाल काठमांडू से एक मित्र मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यहाँ राजा लाओ देश बचाओ, ये इसके आंदोलन के मूल में, राजा लाओ देश बचाओ। छोटे छोटे बच्चे, जेनजी जिनको कहा जा रहा है, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, ये मुख्य तौर पर इस प्रदर्शन में शामिल हैं। इसलिए इन पर सख्ती करना ये भी बहुत सोच विचार के फैसला करना है। जैसे अभी हर्ष जी ने कहा, वो बिल्कुल ठीक बात है कि आंदोलनकारियों को ध्यान रखना चाहिए कि हिंसा नहीं हो, तब वो आंदोलन को लंबा चला सकते हैं। और सरकार और प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर गोलीबारी की गई, गोली चलाई गई, तो उससे भी आंदोलन बिगड़ सकता है, उग्र हो सकता है। पार्लियामेंट के जब वो गेट पे चढ़ गए सारे के सारे, क्या बचा है अब? लेकिन उसको बहुत डेलिकेटली डील करना होता है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते गोली चला के वहाँ पर वो सब कर दे, कैसे आप उसको डील करेंगे? वो अभी चढ़ गए, थोड़ी देर में उसको भी उतारा जा सकता है। इसका इस तरह के छात्र आंदोलनों का बड़ा सीधा सा तरीका होता है, उनकी कुछ मांग होगी। एक तो सोशल मीडिया वाली, फर्स्ट स्टेप पर प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर कम से कम कुछ मध्यस्थ जो देश में बड़े लोग हों, उनमें अलग अलग लोग हो सकते हैं, सरकार के लोग हो सकते हैं, जिन पर विश्वास हो लोगों का, उनसे बुलाकर बातचीत करनी सर चाहिए। इतना क्लियर है ना कि इस वक्त जो वहाँ केपी शर्मा ओली सरकार है या जो भी पार्टियां सरकार में हैं, ये हमारे इनसे संबंध अभी ठीक नहीं है, इनसे उनके साथ संबंध नहीं है, ठीक नहीं है। नहीं है। अभी केपी शर्मा साहब भारत आने वाले भी थे उनको लेकर के, लेकिन वो भारत चीन के बीच बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीन की विस्तारवादी, उनका झुकाव सीधे चीन की तरफ है। इसमें कोई छिपी दबी बात नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि भारत के साथ जो बीच बीच में वो लिपुलेख का उसका मसला भी उठाते रहते हैं। अभी हाल में भी तो वो कोशिश करते हैं कि अपने नेपाल में नेपाली राष्ट्रवाद, इसलिए पूछा कि इस आंदोलन की वजह से ये सरकार अगर जाती हो तो हमारे लिए कोई कुछ खराब नुकसान नहीं है। हमारे लिए तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी और बात दिलचस्प बताऊं कि हमारा जो नेपाली दूतावास है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भारत सरकार को वहाँ की गतिविधियों से कितना अवगत करा रहा है, और क्या हम उसी तरह नज़र रखे हुए हैं जैसे बांग्लादेश में हम नहीं नज़र रख पाए। तो वो ये भी एक चुनौती हमारे एस्टेब्लिशमेंट के सामने है कि नेपाल की घटनाओं पर पूरी तरह से नज़र रखनी पड़ेगी कि चीज़ें हम हाथ से निकलने न पाए। ये जो नारा लगा रहे थे, हमारो देश फिरता कर, इसका मतलब हुआ हमारा देश हमको वापस करो, हमें हमारा वो पुराना देश चाहिए। और इसको अगर हम दूसरे तरह से समझें तो राजशाही चाहते हैं, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश में लोकतंत्र 17 वर्षों में ही इस गति में वहां के नेताओं ने पहुंचा दिया कि आज फिर से राजशाही की वहां जरूरत पड़ी। इसको दूसरे तरीके से समझे कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, चीन का जो एक्सपीरियंस जो प्लान है, जो नेपाल में लगातार वो दखल, उसके खिलाफ भी वहाँ के लोग खड़े हुए, उसका फेलियर है, उसका फेलियर है। चीन की एक राजदूत बहुत चर्चित हुई थी, जो सारे नेताओं से उनका मिलना, पीआर उनका जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसको लेके बड़ी चर्चा थी। एक तो बताऊं, नेपाली मानस जो है वो किसी भी विस्तारवाद के खिलाफ है, वो अमेरिकन प्रभाव के खिलाफ भी था, चीनी प्रभाव के खिलाफ भी है। ठीक, समीर जी अंत में कुछ इस तस्वीर पर कुछ कहना है आपको? क्या लगता है आगे अंजाम इसका? मुझे लग रहा है कि बहुत विकट स्थिति नेपाल में उत्पन्न हो गई और किसी भी तरीके से दमनकारी सरकार कुछ कर नहीं पाएगी इसके अंदर, क्योंकि युवा है, देश के युवा है, सेना भी ना गोली चलाएगी ना पुलिस गोली चलाने वाली है। सरकार के हाथ से निकल गया, बिल्कुल सरकार के हाथ से निकल गया। बस अभी देखना है कि सरकार कितने जल्दी इनके साथ समझौता करती है।